तो कैसे हैं आप लोग? रेडियो क्लब इज बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू गाइस। सबसे पहले तो आप ये सेशन के बारे में जानना चाहेंगे, लाइक यू वुड नॉट वांट टू लिसन टू एनीथिंग यू हैव नो क्लू अबाउट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आई कैन नॉट यूज दोज रेगुलर वर्ड्स, व्हाट आई मीन। बट एनीवे, इन दिस सेशन वी हैव ट्राइड टू रेंडर वन ऑफ दोज डेयरिंग मिशंस ऑफ मोसाद, द सीक्रेट सर्विस ऑफ इजराइल। अब जिनको मोसाद और इजराइल के बारे में ऑलरेडी पता है, प्लीज बेयर विथ अस फॉर अ मोमेंट, बिकॉज जिनको नहीं पता, आई हैव अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट इट। तो इजराइल, एज वी ऑल नो दैट इट इज अ स्मॉल, नैरो, semi-arid country on the south-eastern coastline of the Mediterranean Sea. It entered history some 35 centuries ago when the Jewish people forsook their nomadic way of life, settled in the land and became a nation. Oh, by the way, Israel is the only country on this planet with a Jewish majority. Although that's not the most important or interesting part about it. What's interesting about Israel is that it is surrounded by three major Arab countries, including Syria, but still has sustained its physical presence successfully till this day. अब एनी नॉर्मल पर्सन वुड वंडर कि ये कैसे पॉसिबल है फॉर अ कंट्री लाइक इजराइल, जो कि इंडिया को तो छोड़ो गुजरात से भी छोटा है एरिया वाइज, हैज स्टिल बीन एबल टू सक्सेसफुली स्टैंड इट्स फीट ऑन द मैप टिल दिस डे, लाइक सराउंडेड बाय सीरिया. वी ऑल नो व्हाट सीरिया इज फेमस फॉर, बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट. हियर कम्स द रियल पिक्चर ऑफ मोसाद, also known as Markazi Le Modin Ule Tafkidi Meyhadim, and let's just stick with Mossad, the secret service and intelligence agency of Israel. Just like CIA and MI6, it is one of the top agencies around the world. Although the stats wouldn't say that it is the best agency, but it sure as hell the most dangerous. Mossad is actually really famous for its dangers and daring missions. Those countries that we just mentioned, those Arab major countries, including Syria, it's not like they haven't tried to invade Israel or made secret plots to dissolve the country, but before they could even implement it, Israel को मोसाद के थ्रू उनकी सारी इंटेल मिल चुकी होती है, because Mossad has a really really strong network all over the world. Surrounded by these wolves who constantly try to take over Israel, it has to be really careful and live in fear. But thanks to Mossad, it has still not been wiped off of the face of the earth. As I mentioned earlier, in this session we are going to share you a mission carried out by Mossad. This entire mission is divided into 2 sessions, and this is the first part of the session. Enough with the intro. It's time to take the deep dive. So let's begin, shall we? मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है. पूरी दुनिया इनकी एजेंसी से कांपने लगती है. इनका नाम सुनते ही सबकी रूह चौंक उठती है. ये अपने दुश्मन को कहीं से भी ढूंढकर ख़त्म कर सकती है. मोसाद की एजेंट्स ने ऐसे ऐसे डेयरिंग ऑपरेशंस को अंजाम दिया है कि जिनके कारण मोसाद के एजेंट्स के नाम का खौफ बोलता है. एक ऐसी एजेंसी है जिसके साथ आप लड़ नहीं सकते और कोई इनसे भिड़ना पसंद भी नहीं करेगा. मोसाद की सबसे बड़ी ताकत इनके मजबूत नेटवर्क्स एंड खबरियाँ हैं. मोसाद is 63 years old agency which was established in 1945. मोसाद का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल फोर्सेस ऑफ इजराइल है. ये इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है. जिस प्रकार इंडिया के पास रॉ, यूएसए के पास CIA, उसी प्रकार इजराइल के पास मोसाद है. इसका हेडक्वार्टर इजराइल के एक तेल अवीव शहर में है. मोसाद का एक ही मकसद है, आतंकवादियों को जड़ से ख़त्म करना. इजराइल की जियोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी विचित्र है. ये अकेला यहूदियों का देश है और ऊपर से इसके चारों ओर अरबी देश. इसलिए जाहिर है कि ज्यूस मुस्लिम के रिलीजियस तनाव के कारण काफ़ी जंग का मामला रहता होगा. फिर भी इतनी कठिन भौगोलिक तनाव के बावजूद इजराइल बहुत ही शक्तिशाली देश है. इन्होंने 1967 की 6 दिन की जंग में 6 अरबी देशों को हरा दिया था. खैर, मोसाद पे हम वापस चर्चा करते हैं. मोसाद का काम सिर्फ आतंकवादियों को ख़त्म करना नहीं है. ये तो कोई भी मिलिट्री सर्विस कर सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारियाँ एकत्रित करते हैं और आतंकवादियों को ख़त्म करने का काम भी यही करते हैं. ईज़र हरल मोसाद के डायरेक्टर थे. इन्होंने अपने इंटेलिजेंस करियर में काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस में योगदान दिया था. नाजी मास मर्डरर एडोल्फ आइकमैन को कैप्चर करने वाला मिशन भी इनके अंडर ही हुआ था. मोसाद की एजेंट्स को अपने काम करने के लिए 100% फ्रीडम मिलती है.
अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन एजेंट्स ने ऐसे ऐसे डेयरिंग ऑपरेशंस को अंजाम दिया है कि जिनमें इन लोगों ने इंटरनेशनल लॉज को भी अनदेखा किया था। काफ़ी लोग मानते हैं कि अगर किसी का नाम मोसाद की ब्लैकलिस्ट में आ गया तो फिर उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। इस एजेंसी का जितना ही अच्छा काम है उतने ही बुरे इनके काम करने के तौर तरीके। मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई भी सीमा पार कर सकती है। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि मोसाद के एजेंट्स में इतनी देशभक्ति आती कहाँ से है। दरअसल बात ये है कि इजराइल में एक ऐसा लॉ है कि इनके सिटीजन्स को इजराइल डिफेंस फोर्स IDF में कम से कम 3 साल की सर्विस देनी होती है। इसीलिए तो इनके देशवासियों में देशभक्ति कूट कूट के भरी पड़ी है। एडोल्फ आइकमैन एक स्टॉन्च नाजी फॉलोवर थे जिन्होंने काफ़ी यहूदियों का मास एक्सटर्मिनेशन किया था। एडोल्फ आइकमैन की और एडोल्फ हिटलर की आइडियोलॉजी काफ़ी मिलती जुलती थी। इन दोनों को ज्यूज़ के खिलाफ काफ़ी गहरी नफरत थी और ज्यूज़ का किसी कीटाणु की तरह खात्मा करना चाहते थे। स्टार्टिंग में आइकमैन ने अपने फादर की माइनिंग कंपनी में काम किया, फिर सेल्समैन का काम किया, लेकिन 1927 में उनकी जॉब चली गई। डिप्रेशन की वजह से उसके बाद उन्होंने 1932 में हिटलर की नाजी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1933 प्रूव टू बी आइकमैन्स टर्निंग पॉइंट जब उनको डिपार्टमेंट ऑफ जूइश अफेयर्स का हेड अपॉइंट किया गया। इस डिपार्टमेंट के अंदर जूइश पॉपुलेशन को निकालने के तौर तरीके डिस्कस हुआ करते थे। काफ़ी बार जूइश पॉपुलेशन को हटाने के लिए बदतर से बदतर टैक्टिक्स अपनाई गई थी, जैसे कि वायलेंस एंड इकोनॉमिक प्रेशर। आइकमैन ने अपनी पूरी लाइफ यहूदी को खात्मा करने में डेडिकेट कर दी थी। यूरोप के 16 मिलियन जूस की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि एडोल्फ आइकमैन ही था। अब मानोगे नहीं, पर यह बात सच है कि हॉलोकॉस्ट के अंदर यूरोप की 2/3 जूस पॉपुलेशन मारी गई थी। तो देखो, अब वर्ल्ड वार 2 तो ख़त्म हो गई और जर्मनी हार गई। उसके बाद US फोर्सेस ने आइकमैन को कैप्चर कर लिया था, पर वो उसके डिटेंशन कैंप से भाग निकला। उसके बाद वो इधर उधर भटकता रहा और अपना ठिकाना ढूंढता रहा और फिर वो अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ अर्जेंटीना चला गया। अर्जेंटीना के अंदर आइकमैन को रिकार्डो क्लेमेंट के नाम पे अपनी नई आइडेंटिटी मिली थी और उसके बाद तुरंत उसने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उधर की माइनिंग कंपनी में काम ढूंढ लिया। मोसाद को एडोल्फ आइकमैन की खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मिली थी। दरअसल हुआ यूँ था कि मोसाद की खबरी जिनका नाम था लॉथर हरमन, जब उनकी बेटी सिल्विया ने लॉथर हरमन को बताया कि वे किसी निक आइकमैन को डेट कर रही है, लॉथर एकदम चौंक गए और उनको लगा कि ये ज़रूर नाजी मास मर्डरर एडोल्फ आइकमैन से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होगा। सिल्विया ने आगे बताया कि निक ने कभी उसको अपने घर पे नहीं बुलाया और अक्सर उसके घर के पता का जिक्र भी नहीं किया। जब भी सिल्विया को निक को खत लिखना होता था तो उसको हर बार निक के एक फ्रेंड के घर के एड्रेस पे ही भेजना होता था। निक के ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार पर सिल्विया को खुद शक होने लगा था। ये सब सुन के लॉथर को ऐसा पक्का होने लगा कि ये निक आइकमैन ज़रूर एडोल्फ आइकमैन का बेटा हो सकता है। आखिरकार लॉथर हरमन को आइकमैन का पता मिल ही गया। वो अर्जेंटीना के कैपिटल बुएनोस एरिस में रहता था और लॉथर ने तुरंत ही ये खबर की रिपोर्ट मोसाद हेडक्वार्टर्स पहुंचा दी। थोड़े महीनों के बाद लॉथर की रिपोर्ट मोसाद हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। रिपोर्ट में आइकमैन की पूरी कुंडली नज़र आ रही थी। आइकमैन का घर कैले चाकाबुको में था और उधर वो अपने फर्जी नाम रिकार्डो क्लेमेंट पे रहता था। मोसाद को लॉथर की खबर पर 100% श्योर होना काफ़ी हद से ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस मिशन में ज़रा सी भी गलती का बहुत ही भयानक परिणाम हो सकता था। इसलिए ईज़र हरेल, जो मोसाद एजेंसी के हेड थे, उसने अपने एजेंट्स को खबर की जांच पड़ताल करने के लिए बुएनोस एरिस भेजा। लॉथर हरमन की रिपोर्ट एकदम सही थी। एजेंट्स ने बारीकी से सब कुछ चेक किया था। ईज़र हरेल ने ज़्वी आयरोनी को इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज पे डाल दिया था। ज़्वी आयरोनी एक खट्टा कट्टा ऑफिसर था जिसका दिमाग अस्त्र के धार जितना शार्प चलता था। उसको किसी भी मिशन में डाल दिया हो तो ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं रखता था। उसका काम इतना परफेक्ट होने के कारण ही ज़्वी आयरोनी ईज़र हरेल की इस मिशन पे सबसे पहली चॉइस थी। ज़्वी आयरोनी बुएनोस एरिस गए और उधर आइकमैन के इलाके और उसके घर की तस्वीरें खुफिया तरीके से खींच ली।
उन्होंने तस्वीरें काफ़ी बारीकी से ली थी। कुछ कुछ तस्वीरें तो सीक्रेट कैमरास की मदद से ली गई थी ताकि किसी को मोसाद के ऑफिसर की मौजूदगी की भनक तक ना लगे। ईजर ने ऑपरेशनल टीम रेडी की थी जिसमें 12 मेंबर्स शामिल थे और उसमें से काफ़ी सारे होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स थे। राफी आइटन टीम के कमांडर थे और उनके साथ ज़्वी माल्किन भी थे। ज़्वी माल्किन फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और निडर थे। वे मोसाद के बेस्ट स्पाई कैचर थे। माल्किन इजराइल के हाइफा इलाके में बड़े हुए थे और इजराइल की आज़ादी की जंग में भी लड़े थे और उनकी सिस्टर आइकमैन के हाथों मारी जा चुकी थी। टीम के अंदर डॉक्टर की भी ज़रूरत थी, सो डॉक्टर योना इलियन जो एक फिजिशियन थे उनको भी शामिल किया गया था क्योंकि आइकमैन को बेहोश करना भी ज़रूरी था, पर उनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र के दौरान आइकमैन को बेहोश रखने का और उनकी मेडिकल सिचुएशन चेक करना था। अप्रैल महीने की एंड में एडवांस टीम नकली पासपोर्ट द्वारा अर्जेंटीना पहुंच गई थी। अर्जेंटीना में पहुंचते ही उन लोगों ने काफ़ी ज़रूरी इक्विपमेंट्स जैसे कि वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स एंड मेडिकल सप्लाईज़ की स्मगलिंग भी कर ली थी। मोसाद के एजेंट्स ने आइकमैन के बेटे का कॉलेज से घर तक पीछा करके आइकमैन के घर का लोकेशन ढूंढ निकाला। ये इंसान आइकमैन ही है, ये कंफर्म करने के लिए सारे एजेंट्स काम पे लग गए। थोड़े दिन रैकी करने के बाद पता चला कि एडोल्फ पास में ही मर्सिडीज़ की फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसकी जॉब शाम को ख़त्म होती थी और तकरीबन 7 बजे वो घर वापस आता था। शक को यकीन में बदलने के लिए सारे एजेंट्स गरीबाल्दी स्ट्रीट में अपनी पोजीशन पर लग गए। कोई बूढ़े आदमी की तरह चल रहा था तो कोई कार में बैठा था। ठीक 7 बजे और 5 मिनट पर रूट 202 की बस की हेडलाइट बीम्स गरीबाल्दी स्ट्रीट में आने लगी। ये वही बस थी जिसमें आइकमैन घर से जॉब और जॉब से घर आता था। अब सारे एजेंट्स चौकन्ना हो गए, सब अटेंशन में आ गए और आखिर बस स्टेशन पे खड़ी रही और आइकमैन वहाँ से घर की ओर बढ़ने लगा। एजेंट्स ने केयरफुली उसका मुंह देखा और वो डिस्क्रिप्शन से पूरी तरह मिलता जुलता था, पर जब तक 100% कन्फर्मेशन नहीं मिलता तब तक एजेंट्स रिस्क नहीं ले सकते हैं और इसीलिए उन्होंने थोड़े दिन और रैकी करने के बाद जब एजेंट्स को श्योर हो गया कि ये इंसान आइकमैन ही है, उन्होंने मोसाद को कन्फर्मेशन भेज दिया कि द मैन इज़ द मैन। अब क्या होगा? क्या आइकमैन को उसी दिन पकड़ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा, या फिर एजेंट्स को और राह देखनी पड़ेगी इस कातिल को किडनैप करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो क्लब DICT। So anyway guys, this was the end of part 1 of this story. We will be releasing part 2 very soon, which by the way will be the last part of this story. So make sure you subscribe to our YouTube channel for the second part and for more such content. Until then, this was Radio Club DICT, music that keeps you alive.